देश में चर्चा का विषय भी बना हुआ है और उस पर जनता जरा बातचीत करना भी चाहती है। वो है कांग्रेस का धोखा पत्र या घोषणा पत्र, जो भी कहें। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का आगमन हुआ है। सभी मीडिया के सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा के दृष्टिकोण से जो हमारी चुनाव की प्रबंधन समिति बनी है, उसके प्रमुख भाटापारा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री शिवरतन शर्मा जी का आगमन हुआ। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए रायपुर से हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक नए बिंदुओं को करने के लिए माननीय शिवरतन शर्मा जी को सभी मित्रों को नमस्कार। देश में यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक सार्वजनिक बयान आया था और वो बयान ये था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। देश के बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की अघोषित रूप से बातचीत की गई थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक कामों के अनुबंध में, खासकर वर्किंग डिपार्टमेंट में, अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देने की बात की गई है। क्या देश का बहुसंख्यक वर्ग अब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अधोसंरचना का काम होता है उसके अनुबंध से भी वंचित होगा? क्या कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को भूल चुकी है, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग है? शासन सभी धर्मों का सम्मान करेगा पर किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण का काम नहीं होगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात की गई है, ये उनके मूल सिद्धांतों के विपरीत है। विषय बहुत से हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने तानाशाही और लोकतंत्र पर भय पर स्वतंत्रता की बात की है। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए कि 138-39 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार के लोग काबिज रहे? न उनके संगठन में लोकतंत्र रहा और न ही जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अपने घोषणा पत्र में वो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं।
संघीय ढांचे को हम स्वीकार करते हैं, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है। पर जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, 356 का उपयोग करके कितने प्रदेश सरकारों को उनने बर्खास्त किया। दस वर्षों का हमारा माननीय मोदी जी का कार्यकाल और लगभग 6 वर्षों का माननीय अटल जी का कार्यकाल, 16 वर्ष लगभग एनडीए की सरकार इस देश में रही है। 2.5 वर्ष लगभग जनता पार्टी की सरकार रही। और इन 18.5 वर्षों को छोड़ दें तो लगभग 59-60 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन की सरकार रही है। और कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार के पीरियड में कितनी राज्य सरकारें बर्खास्त हुई। मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आज वो पीढ़ी समाप्ति की ओर है जिसने आपातकाल के दौरान मीडिया के लिए काम किया था। पर रातों रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था उस समय, प्रिंट मीडिया के सारे हाउस के कनेक्शन काट दिए गए थे। सरकार के विरोध में जो समाचार पत्र लिखते थे उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुत बड़ी संख्या में संपादकों की और पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। और छत्तीसगढ़ में तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमारे छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजनारायण जी मिश्र की घटना सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जोगी सरकार के खिलाफ एक लेख लिखा और युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के पश्चात राजनारायण जी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो गई। विधानसभा चल रही थी और मैंने विधानसभा में उस मामले को उठाया कि प्रेस के स्वतंत्रता पर सरकार का आक्रमण है। ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय नंद कुमार पटेल का जवाब है, और आपको सुन के हंसी आएगी। वो जवाब क्या था? बोले हमने उनको इसलिए जेल के अंदर लॉकअप में रखा कि बाहर लोग इतने उत्तेजित थे, हम उनकी वहां सुरक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमने जेल के लॉकअप में उनको डाल दिया उनकी सुरक्षा के लिए। यह ऑन रिकॉर्ड जवाब है नंद कुमार पटेल का। अभी बार बार माननीय राहुल गांधी जी का बयान आता है और उनके घोषणा पत्र में भी है कि हम आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी भी इस बात को करते रहे। मैं आप सबके माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूं, हमारे यहां जो जनगणना होती है उस जनगणना में जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के पीरियड में हुआ है। और जहां तक मुझे मालूम है इस पे जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इंदिरा जी के पीरियड में भी जनगणना हुई, राजीव गांधी जी के पीरियड में भी जनगणना हुई, उनके शासनकाल में ही जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई। तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि हम अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना पे जो रोक लगाई थी उनका निर्णय गलत था। यह स्पष्ट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, एक बड़ा विषय उन्होंने लिया है
कि सामाजिक पेंशन जो दी जाती है, उस सामाजिक पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200 से 500 रुपए होती है। और अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को सामाजिक पेंशन में 1,000 रुपए न्यूनतम करेंगे। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक पेंशन, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे इंदिरा सहारा हो, चाहे सुखद सहारा हो, ये सारे पेंशन को 1,000 रुपए करने की घोषणा की गई थी। आखिरी 6 महीने में उसको 500 रुपए किया गया था, 1,000 रुपए नहीं किया गया था। और अभी ये 1,000 करने की बात कर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में है कि हम आशा कार्यकर्ता, हमारे छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता को मितानिन बोलते हैं, 2,500 की आबादी पे हम एक आशा कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाते समय ये लोग भूल गए कि छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता, जिनको मितानिन कहा जाता है, यहां 1,000 की आबादी से भी कम पे मितानिन है नियुक्त। ये 2,500 पे नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1,000 से कम आबादी पे मितानिन नियुक्त हैं और सब कार्यरत हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, इनका मानदेय बढ़ाने की बात की गई है। 2018 के इनके जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा गया था कि हम कलेक्टर दर पर जो दैनिक वेतनभोगियों को रोजी मिलती है, हम उसका भुगतान करेंगे। पूरे प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले लगभग 100 दिनों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चला, पर उनको कलेक्टर दर नहीं मिला। आज ये कलेक्टर आंगनबाड़ी और रसोइयों को मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ना मितानिन लोगों की वो 10,000 देने की बात की गई थी, वो किया गया, ना रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की बात थी, वो किया गया। अभी महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत इनके घोषणा पत्र में प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनके घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की घोषणा है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव-गांव घूम करके गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देने के नाम पे फॉर्म भराया जा रहा है। अगर महिलाओं की आबादी निकालेंगे तो हमारे देश में महिलाओं की आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास है। और देश का जो 23-24 का बजट था वो था 48 लाख करोड़ का। अब अगर ये प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना लाख करोड़ रुपए लगेगा, आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए। 48 लाख करोड़ में जो देश का कुल बजट है, उसमें ये राशि दे पाना संभव है क्या?
क्या पूरे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी को और भूपेश बघेल को इन सारे विषयों पर जवाब देना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में एक बड़ी विचित्र बात लिखी गई है। कांग्रेस अपराधों के जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती है। हम इस आशय को पुनः स्पष्ट करते हैं कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत के नियम हैं, जेल अपवाद स्वरूप है। हमारे यहां जब पुलिस अपराध पंजीबद्ध करती है तो अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं, और जो गैर जमानती अपराध होते हैं उस पर जमानत देना कि नहीं देना यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। और यह जेल अपवाद स्वरूप है। जो गैर जमानती अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जो देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र होकर घूमने का अधिकार ये सरकार देगी? कुछ लोग सार्वजनिक रूप से नारा लगाएं, बस्तर मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, जो सार्वजनिक रूप से देश के विभाजन की बात करें, ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय इनको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या यह देश के हित में है? एक विषय ने बड़ी बहादुरी से लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस ने लागू किया। अरे इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने के पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना शुरू की, और उस योजना के अंतर्गत पहले हम 2 रुपए किलो में चावल देते थे, फिर हम 1 रुपए किलो में चावल देने लगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो प्रति यूनिट चावल है, हमारे यहां 7 किलो प्रति यूनिट चावल है। और कोविड के कार्यकाल से लेकर के 2028 तक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति यूनिट 5 किलो चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को फ्री में देने की घोषणा की है, चावल या गेहूं। दस साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सभी क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं, लोगों का जीवन स्तर उठे, इसके लिए काम हुआ है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है, आतंकवादी घटना बंद हुई है। और ऐसे समय में खाली तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष को विशेष अधिकार, विशेष छूट देने की बात की है, यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। यही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, एक प्रश्न था।
जी। अभी आपने जैसे बताया कि देश में महिलाओं की आबादी करीब 65 करोड़ है और देश 24 का जो बजट है 48 लाख करोड़ का है। हाँ। कल प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चंद्रवंशी जी आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि आप महिलाओं के नाम पे 5 लाख करोड़ खर्च नहीं कर सकते। 65 लाख करोड़ लगेगा। आप 1 लाख के हिसाब से कितना लाख करोड़ लगेगा इसका हिसाब लगा लीजिए। 65 लाख करोड़ 1 लाख प्रति वर्ष एक महिला को देंगे तो 65 करोड़ महिला के लिए कितना रुपए प्रति वर्ष लगेगा, आप इसका हिसाब लगा लीजिए। आपका जो बजट है वो बजट भी कम पड़ जाएगा, उससे ज्यादा लग जाएगा पैसा। महादेव सट्टा ऐप में जो भी लिप्त है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बचे हैं आगे पीछे वो भी जेल जाएंगे। काफी अच्छा बोलते हैं, 15 मिनट में अच्छा ही बोले हैं। एक प्रश्न आपने उठाया अपने वक्तव्य में, योगी सरकार के खिलाफ राजनारायण मिश्र ने लेख लिखा और उनकी सुरक्षा के लिए जेल में डाल दिया। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने जो बात कही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी वर्तमान में पत्रकारिता में ऐसे लेखक नहीं रहे कि आपका ऐसा लेख नहीं आ पा रहा, कि सरकार का नियंत्रण आ गया मीडिया पर? क्या वजह है कि ऐसे लेख नहीं आ पा रहे और पत्रकार जेल में जा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है और मीडिया ने जितना मोदी जी के खिलाफ लिखा है आज तक किसी नेता के खिलाफ उतना लेख नहीं लिखा गया। ऐसा है, झीरम कांड की एनआईए जांच हो चुकी है तो सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, एक। और दूसरी बात, दोनों केंद्रीय एजेंसी है। और मैं तो आपके माध्यम से माननीय भूपेश जी कहना चाहता हूं, मैंने विधानसभा में कई बार भूपेश जी को चुनौती दी है, आप लोगों ने भी सुना है। भूपेश जी कहा करते थे झीरम के सारे तथ्य मेरी जेब में है। 5 साल उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में वो तथ्य क्यों नहीं निकले? एक बात, पहले बोलते थे कि मैं तथ्य निकालूंगा तो गवाहों को सुरक्षा कौन देगा? 5 साल आप मुख्यमंत्री थे, सर्वशक्तिमान थे, आप सब सुरक्षा दे सकते थे। भूपेश बघेल के जेब से वो तथ्य क्यों नहीं निकले, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। राशन कार्ड का आपने उदाहरण दिया, काय का राशन कार्ड का कि हम 7 किलो दे रहे हैं, लेकिन लगातार पहले चरण में भी दूसरे चरण में भी कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि 5 किलो मिल रहा है और राशन कार्ड में भी ये लिखा हुआ है। ये मुद्दा, अरे भाई 5 किलो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 7 किलो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत मिल रहा है। 5 किलो अलग मिल रहा है, 7 किलो अलग मिल रहा है, कोई कटौती नहीं। ऐसा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नारा देती है ना तो लक्ष्य इसलिए बड़ा रखा जाता है कि लक्ष्य बड़ा होगा तो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत होगी। हमने 75 पार का नारा दिया तो हम सरकार बनाने में सफल रहे। उनने भी 75 पार का नारा दिया था, वो सरकार से नीचे रह गए। ये एक जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, अभी आर्थिक जाति सामाजिक जनगणना कराएंगे, जिससे आपको प्रश्न चिन्ह लगाया। नहीं, मैंने ये कहा कि आर्थिक सामाजिक जनगणना पे कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने रोक लगाई थी। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, तत्कालीन सरकार चाहे राहुल जी, इंदिरा जी या नेहरू जी के पीरियड में जाति गणना पे रोक लगी थी, क्या उनका निर्णय गलत था क्या, ये स्पष्ट करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया आई इसी पे जो अभी भी एक मुद्दे को जो है लगातार ये मतलब खींचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ, जो आरक्षण का जो विधेयक है, जो राजभवन में खटका रहा, उसमें जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट राजभवन नहीं पहुंची थी, उससे आप लोग भी प्रश्न चिन्ह लगाते रहे थे। एक तो क्यों नहीं पहुंची और नहीं पहुंचने के पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए, आरक्षण के नाम पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित कर रही थी। क्वांटिफाइड डाटा भेजने की बात थी, उन्हें नहीं भेजा। और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि संविधान में जिस वर्ग के लिए जितने आरक्षण की व्यवस्था है उतना आरक्षण हम देंगे। एक कांग्रेस के जो अध्यक्ष आते थे उन्हें ये कहते कि ना हमारी मुलाकात हुई, ना घोषणा पत्र को लेकर बात हुई, और तो और जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनके लिए भी विरासत राजनीति खतरनाक। अपने ही बयान को सैम पित्रोदा कौन है, किसके नजदीक हैं,
किनके सलाहकार हैं, उनके बाकी लोगों से मुलाकात नहीं होगी, पर राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी से उनकी रोड भेंट होती है और वो जो सलाह देते हैं उसी आधार पर राहुल जी का और प्रियंका जी का भाषण होता है। अभी मैं आपने महालक्ष्मी योजना कांग्रेस पर काफी चर्चा करके बात की, लेकिन आप लोगों की भी महतारी बंधन योजना आई है और कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में चर्चा चल रही है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना शुरू की। हम 2 महीने, एक मिनट, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हम 2 महीने की किस्त दे चुके हैं। आने वाले 2-3 तारीख को तीसरे महीने की किस्त हो जाएगी और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महतारी वंदन योजना बंद नहीं होगी, लगातार चालू रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके